अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया। नहीं, ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी है और क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में एक सक्सेसफुल उन्होंने मॉडल रखा है भारतीय जनता पार्टी को वहां से दूर रखने का और अच्छी वेलफेयर स्कीम्स लागू की हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इलेक्शन का एक्सपीरियंस हो, उनकी फाइटिंग स्पिरिट हो, वो उस हिसाब से अपना इच्छा जाहिर कर रही हैं। इंडिया अलायंस की जब भी मीटिंग होगी इस पे व्यापक तरीके से चर्चा होकर हमारी सारी सीनियर लीडरशिप मिलकर ही निर्णय लेंगे। ये बहुत ही बचकाना हरकत ये लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे अगर सारे चुनाव कल अभी देखिए विधान परिषद के चुनाव भी बैलेट पेपर पर होते हैं, फिर वो बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक पर ले लो। ऐसे देश भर में अगर यही चलता रहा तो कोई सरकार ही नहीं बनेगी। और जो कुछ जिस प्रकार से भी इलेक्शंस हुए हैं वो सब कायदा कानून और संविधान के संवैधानिक पद्धति से हुए हैं, तो इनका ये जो सारी हरकतें कर रहे हैं बचकानी हरकतें। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो कैबिनेट जो सेशन है वो आज से शुरू हो रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार और गृह मंत्री पद को लेकर अभी भी कयास लगाया जा रहा है कि कौन होगा, कब तक जो है नाम डिक्लेयर किए जाएंगे। क्या कुछ देखिए, ये आज से सारे लोगों का जो नवनिर्वाचित विधायक है उनका शपथ विधि होगा। शपथ विधि के बाद निश्चित है तीनों पार्टी के नेता बैठकर उनकी चर्चा तो ऑलरेडी शुरू हो गई है और सही समय पर आपको जो नया मंत्रिमंडल है वो अस्तित्व में आया होगा। देखिए, अमित शाह जी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद करके रखा है। भाजपा का एकमात्र काम है दिल्ली में कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। रोज एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही हैं, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, पर भाजपा कहती है कि कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। वो प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं कर रहे तो सोल्यूशन कैसे देंगे? हम सबको इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठानी होगी, तभी भाजपा नींद से जागेगी। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में एक पोस्टर लगा है, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। वो आपकी सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, उनका बड़ा चुनावी नारा होगा ये। हम तो कब से ही कह रहे हैं, भाजपा आएगी तो सब कुछ बदल के रहेगी। भाजपा आ गई तो जो दिल्ली वालों को 24 घंटा बिजली मिलती है भाजपा उसको बदल देगी। जो दिल्ली वालों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती है भाजपा उसको बदल देगी। जो 20,000 लीटर प्रति महीना दिल्ली सरकार बिजली वालों को मुफ्त पानी देती है भाजपा उसको बदल देगी। जो महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलती है भाजपा उसको बदल देगी। जो उच्च स्तर की शिक्षा आज दिल्ली में मिलती है भाजपा उसका भी बेड़ा गर्क कर देगी। जो अच्छे अस्पताल दिल्ली सरकार ने बना कर दिए हैं, जो वर्ल्ड प्रसिद्ध हैं, जिससे हर जगह से लोग इलाज कराने दिल्ली आते हैं, भाजपा उसके भी हालात बदल देगी। इसलिए अगर भाजपा गलती से भी दिल्ली आ गई तो दिल्ली में जीत गई तो सबसे पहले वो हमारी फ्री बिजली काटेगी और ये सारे काम बदल देगी। लेकिन उनका बयान आ रहा है वो कुव्यवस्था का एक तरह से जिक्र करें कि दिल्ली में हर तरफ कुव्यवस्था, पहले फ्री बिजली के नाम के बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, पानी के बिल लाखों रुपए के हैं, अस्पतालों में कुव्यवस्था है। देखिए, कुव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ आज कानून व्यवस्था की है जो दिल्ली में भाजपा के अधीन आती है। अमित शाह जी का दिल्ली में एकमात्र काम है दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना, पर भाजपा को इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखती। जब प्रॉब्लम नहीं दिखती तो सोल्यूशन कैसे होगा? इसलिए इस पर आवाज उठानी जरूरी है और जरूरी है कि भाजपा अपनी आंखें खोले। दिल्ली आने देना चाहिए दीपेंद्र हुड्डा और तमाम कांग्रेस के सांसद थे, जयप्रकाश जेपी हो, आप क्या कहेंगे किसानों इनके पास और कोई दीपेंद्र हुड्डा या जो भी हैं, ये सारे जो कांग्रेस के लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं हैं। और अब ये सारी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी राजनीति जिंदा रखें, और तो कोई बात नहीं है। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, पूरी मंशा हमारी हमेशा अन्नदाता के साथ है। और ये सिर्फ बातें ही नहीं है। 24 फसलें, ये मात्र एक ही प्रदेश है हरियाणा प्रदेश पूरे भारत में जहाँ पे 24 फसलों की ऊपर एमएसपी है और एक एक दाने के ऊपर खरीद हुई है। ये माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत स्ट्रॉन्ग आदेश है। लोग आवाजें उठाते हैं तो कोई सुनवाई होता है सरकार में? सब कोई तो आवाज उठाता है अपना अपना हक के लिए। तो मैडम काफी मारा भी गया उनको। अरे हम लोग तो आवाज उठाबे किए, देखबे किए असेंबली से बाहर भीतर। क्या करना है? सरकार को सुनवाई करना चाहिए, सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। नौजवान है, बेरोजगार है, अपना रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करना है, सबको हक है। बाकी सरकार को विचार करना चाहिए। नौजवान लड़का कहाँ जाएगा?
बिहार को लेकर कहाँ जाएगा? बाहर में मारपीट जाता है तो बाहर में होता है, भगाता है लोग। यहाँ से भी आप लाठी चार्ज करके भगाइएगा तो कहाँ जाएगा? तेजस्वी जी ने भी आवाज उठाई कि गलत ये किया है हाँ, नीतीश कुमार की पुलिस ने। विपक्ष नेता तो आवाज उठेबे करेंगे, हम भी उठाएंगे, वो भी उठाएगा। तो सरकार को देखना चाहिए। तेजस्वी जी ने जो घोषणा का है जहां से 100-200 मीटर की दूरी पे 2 हफ्ते पहले एक बीट कांस्टेबल को, ऑन ड्यूटी बीट कांस्टेबल को गोली चला के मार दिया गया। आज वही दिन है जहां पे आज सुबह शहादरा इलाके में सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए निकले एक व्यक्ति पे गोलियां चल गई। मैं ये जानना चाहती हूं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार की दिल्ली में सिर्फ एक जिम्मेदारी है और वो है दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली वालों को सुरक्षा देना, दिल्ली में लोगों को सेफ रखना। एक काम है उनके पास दिल्ली में और कोई काम नहीं है। वो अपने इस काम में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। रोज कभी किसी की हत्या हो रही है, कभी गोलीबारी हो रही है, कभी किसी को किडनैपिंग की धमकियां आ रही हैं, कभी किसी को वसूली की कॉल्स आ रही हैं। आज दिल्ली में टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने कर दिया। मैं आज उनसे अपील करना चाहती हूं। दिल्ली वाले परेशान हैं, दिल्ली वाले आपकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था से परेशान हैं। आज कोई अपने घर से बाहर निकलने में सेफ नहीं फील करता, कोई रेस्टोरेंट जाने में सेफ नहीं फील करता। रेस्टोरेंट में गोलियां चल रही हैं, गाड़ी के शोरूम में गोलियां चल रही हैं, मॉर्निंग वॉक के समय गोलियां चल रही हैं, घरों के अंदर चाकूबाजी हो रही है। आज किसी को डर नहीं लगता है, पुलिस का कोई डर नहीं है कि हमने कोई गलत काम किया तो हम पकड़े जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को मैं कहना चाहूंगी, आपके पास एक काम है, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देना, दिल्ली के लोगों को सेफ करना। आप अपना काम ठीक तरह से कीजिए, वरना सब दिल्ली के लोगों को ही साथ आना पड़ेगा आपको अपनी सही जगह दिखाने के लिए। No, Mamta Didi is an absolute integral part of the India Alliance. She's one of the tall leaders of India. And in a vibrant democracy, there's a very big role and responsibility for the opposition. So clearly, if she wishes to take more responsibility, we'd be overjoyed. भी याद रखने की जरूरत है कि इस टीबी मुक्त अभियान में 2018 एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण साल है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब लोग फाइट अगेंस्ट टीबी कहते थे, टीबी के साथ हम लड़ेंगे, उस समय 2018 में हमारे विजनरी, दूरदर्शी, डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर ने कहा एंड टीबी, मुक्त करो भारत को, एंड टीबी, इस बोल्ड स्टेप को लिया 2018 में। यह बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था दुनिया के लिए, देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए, कि एक प्रधानमंत्री इस हौसले के साथ कह रहा है 140 करोड़ के देश में यह हौसला कि एंड टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को हम समाप्त करेंगे, टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। यह 2018 का बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया और उस समय उन्होंने तय किया कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 रखते हैं तो हम टीबी मुक्त भारत 2025 में बना देंगे। इस बात को लेकर के हम चले और मुझे खुशी है कि एंड टीबी समिट जो 2018 में किया गया, उसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन को 2025 साल रखा गया। मैं स्वास्थ्य विभाग को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं इस विभाग में आता जाता रहा हूं, तो जब मैं यहां से नई जिम्मेवारी पर गया, उस समय से लेकर के जब मैं दोबारा इस जिम्मेवारी पर आया, तो मैंने देखा कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरी लगन के साथ, पूरी तत्परता के साथ इस एंड टीबी के प्रोग्राम को लड़ाई लड़ी। यह अलग बात है कि बीच में एक पेंडेमिक आया, एक तरीके से कहा जाए तो एक कैलामिटी आई और कोरोना आया और सारा स्वास्थ्य विभाग को कोरोना में अपने आप को जूझना पड़ा,
जिसमें से भारत सफलतापूर्वक निकल करके आया, और इसलिए 2025 से कुछ समय आगे और लगेगा, और लेकिन हम मुक्त भारत, मुक्त टीबी मुक्त भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पहले उसको हम पूरा करेंगे, ये हम बताना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूर्वोदय का विजन है। इस पूर्वोदय के विजन में माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि पूर्वी भारत के विकास से देश का विकास होगा, और इसीलिए उन्होंने बहुत कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के, एजुकेशन के, हेल्थ केयर के कई तरह के प्रोजेक्ट्स ऐसे किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो कि पूर्वी भारत की तरफ उनका ध्यान है। पूर्वी भारत के इस विकास के प्रयास में उड़ीसा का बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है, और उड़ीसा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने करीब 73,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। इस तीसरी टर्म में ही जून के बाद में करीब 20,000 करोड़ रुपए के रेलवे के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इन प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। गुणुपुर थिरुबाली, जूनागढ़ नवरंगपुर, मलकानगिरी भद्राचलम, बादामपाड़ केउंझर, बांगरीपोसी गोरू महिसाणी, बुरामुरा चकुलिया, सरडेगा बालूमुड़ा, बरगढ़ से नोआपड़ा, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स करीब 20,000 करोड़ के हैं। तो इनमें से 3 प्रोजेक्ट्स आज जो कि मयूरभंज और केउंझर जिले के हैं, उनका माननीय राष्ट्रपति जी ने आज भूमि पूजन किया। ये तीनों प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे पूरे नॉर्थ उड़ीसा की कनेक्टिविटी बाकी रेलवे नेटवर्क से होती है। ये बांगरीपोसी से गुरु महिसाणी, इससे पूरे कोस्टल उड़ीसा का ट्रैफिक मेन लाइन पे आ सकता है। बुरामुरा चकुलिया से ईस्ट की तरफ जा सकता है, और केउंझर से, बादाम पहाड़ से सेंट्रल उड़ीसा का ट्रैफिक सारा नॉर्थ उड़ीसा से होते हुए मेन लाइन में आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और कई दशकों से इन प्रोजेक्ट्स के लिए प्रयास किया जा रहा था। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने उड़ीसा के लिए इतनी बड़ी सौगात दी। माननीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल के इन प्रोजेक्ट्स का आज भूमि पूजन किया। तो सर, रेलवे की 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं, हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के बदले स्लीपर ट्रेन चलाने की, इन दोनों ट्रेन की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। हाइड्रोजन ट्रेन अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, और दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन 1200 हॉर्स पावर की वो बनाने का प्रकल्प हाथ में लिया है। कंप्लीट डिजाइन होके उसका जो सिस्टम्स की, पावर ट्रेन की जो कंप्लीट डिजाइन है, उसका सिस्टम इंटीग्रेशन अभी चल रहा है। बहुत जल्दी पटरी पे आएगी, वो बहुत जल्दी चलने में आएगी। वैसे ही जो वंदे स्लीपर है उसका डिजाइन भी बहुत अच्छा, आपने स्वयं देखा था बेमल में। बेमल की टेस्टिंग कंप्लीट हुई, बेमल और आईसीएफ मिलकर इसको बना रहे हैं। आईसीएफ ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए हैं। आईसीएफ का बहुत लंबा अनुभव है स्लीपर ट्रेन्स बनाने का, तो वो मॉडिफिकेशंस कंप्लीट होते ही वो भी सर्विस में आ जाएगी। सर, आखिरी सवाल है, क्योंकि आपने उड़ीसा में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी कार्य किया है, तो वो दौर और आज का दौर, जिसमें कि मोदी जी विकास की परियोजनाओं को गति दे रहे थे, तो जो यहाँ का ट्राइबल है वो मेन लाइन से कनेक्ट होने में कितना कनेक्ट हो पाया है? उड़ीसा के आदिवासी समाज को विकास, उनके विकास के लिए, उनके लिए हेल्थ केयर, उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए नए रोजगार के अवसर, इन सब पे बहुत बड़ा फोकस है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आप जानते हैं कि भगवान श्री बिरसा मुंडा को किस तरह से, उनके याद में किस तरह से जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। देश में जगह जगह जो आदिवासी कल्चर के, जैसे मानगढ़ धाम है, आदिवासी कल्चर के बड़े जो पैमाने, उन सबको संजोकर, और साथ ही साथ आदिवासी समाज में जैसे सिकल सेल की बीमारी होती है उसका एक उन्मूलन करे। हर तरह की इस तरह से बारीकी से गहराई के साथ काम किया जा रहा है। जैसे पीएम जनमन कार्यक्रम हाथ में लिया, ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके विकास के लिए, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ध्यान दिया। जैसे आज एक बड़ी अच्छी खुशखबरी की बात आई कि दूरदर्शन में संथाली भाषा में न्यूज आए, ताकि हमारे संथाली भाषा बोलने वाले जो आदिवासी समुदाय हैं उन सबको दूरदर्शन की सेवा मिल सके। तो वो भी आज अनाउंसमेंट हुआ है। अगले हफ्ते से संथाली भाषा में इसका हफ्ते में 1 दिन न्यूज बुलेटिन आएगा संथाली भाषा। आप लगातार इसे सवाल उठाते रहे। देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत भयावह हो गई है।
लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत हो गई है और खुलेआम गोलीबारी हो रही है, खुलेआम चाकूबाजी हो रही है। आज सुबह विश्वास नगर में एक बर्तन के व्यापारी मॉर्निंग वॉक के लिए गए। जब घर वापस आ रहे थे तो भरी सड़क के ऊपर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने आके उनके ऊपर 8 राउंड गोली चलाई। उनकी वहीं स्पॉट पे मौत हो गई। इतनी हिम्मत कैसे हो गई अपराधियों की कि वो खुलेआम गोलीबारी कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर। और ये कोई अकेली घटना नहीं है, पिछले 1-1.5 महीने के अंदर न जाने कितने गैंग वॉर दिल्ली के अंदर, शूट आउट्स दिल्ली के अंदर हो चुके हैं। आज ही उस विश्वासनगर की घटना के कुछ घंटे के बाद गोविंदपुरी में एक व्यक्ति की चाकू मार के हत्या कर दी गई। और उसी स्पॉट के ऊपर कुछ दिन पहले गोविंदपुरी में एक पुलिस कांस्टेबल की चाकू मार के हत्या की गई थी। दिल्ली के अंदर व्यापारियों को खुलेआम फिरौती की कॉल्स आ रही हैं। उनको कॉल आती है इतने करोड़ रुपए यहाँ पहुँचा दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे। एक मिठाई वाला है, उसको कॉल आई कि 2 करोड़ रुपए दो। जब उसने देने से मना कर दिया तो 2 दिन बाद उसकी दुकान के ऊपर 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने धुआंधार गोलियां चला दी। एक कार के शोरूम वाला है, उससे 5 करोड़ रुपए मांगे गए। जब उसने मना कर दिया तो 22 राउंड गोलियां उसके शोरूम के ऊपर चलाई गई। इस तरह से न जाने कितने मामले हैं। और इन सारे मामलों में जो शूटिंग करने वाले उनको तो पकड़ लेती है पुलिस, मामला खत्म कर देती है, लेकिन जो फिरौती मांग रहा है, जो असली गैंगस्टर, जो मास्टरमाइंड है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। सबको पता है कि 11-12 गैंग हैं जो दिल्ली के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, एक को भी नहीं पकड़ पाए अभी ये लोग। तो महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाओं के किडनैपिंग हो रही है, उनका रेप हो जाता है, गैंग रेप हो जाता है, उसके बाद उनका मर्डर कर दिया जाता है। घर से बाहर निकलती हैं लड़कियां, उनके साथ छेड़खानी होती है। किसके पास जाएं? आज सीनियर सिटीजन्स हैं, मैं परसों वहाँ गया था पुष्पांजलि में, वहाँ पे एक 64 साल के बुजुर्ग की चाकू मार के हत्या कर दी गई। सीनियर सिटीजन्स अपने आप को दहशत में हैं, व्यापारी दहशत में हैं, महिलाएं दहशत में हैं। आज आप सड़क के ऊपर मोबाइल फ़ोन लेके नहीं चल सकते, कोई छीन के भाग जाएगा, चेन छीन के भाग जाएगा, आपका पर्स छीन के भाग जाएगा। स्नैचिंग की इतनी घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सीधे सीधे गृह मंत्री यानी कि अमित शाह जी की है संविधान के तहत। अमित शाह जी को कोई परवाह नहीं है। कहाँ है अमित शाह जी? जब हम सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चर्चा करते हैं, उन्होंने एक आध्यात्मिक अभियान को तो आगे बढ़ाया ही, साथ साथ एक संत, एक सच्चा योगी, एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पे हाथ धरा रह करके चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। यह देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ इस देश को विदेशी दास्ता से मुक्त कराना है। इसके लिए सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के बैरकपुर से देश के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाथ के साथ अपने आप को जोड़ा था। आप तो एक बड़ी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम। हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। और इसलिए जो भी कार्य हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, व्यक्ति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके, मत और मजहब के दायरे से ऊपर उठ करके इसको सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप भारत की वैदिक परंपरा का अनुसरण और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हर कार्य देश के नाम,
और यही तो कार्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1857 आज सवेरे 2 से 3 बजे के बीच में इस्कॉन का एक नामहट सेंटर है ढाका उपजिला में। वहाँ पर जो कुछ लोग आकर पेट्रोल फेंक कर पूरे मंदिर को जला दिया है। वहाँ पर श्री श्री लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह था, श्री श्री राधा कृष्ण और बहुत सारे और भी डेटीज थे। तो लक्ष्मी नारायण जी का जो विग्रह है पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरा जो मंदिर है वो जल गया है। तो ये बहुत ही दुखद है। हम देख रहे हैं कि हम बहुत आशा करके रखे थे कि शायद अब ये हिंसा कम होगी। 2 दिन से थोड़ा सा कम भी हुआ था, लेकिन फिर से आज जो ये अटैक हुआ है इस्कॉन के एक और मंदिर में, वो बहुत दुखद है। कल वहाँ के जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड हैं, उन्होंने जो भी हिंदू, बुद्धिस्ट और जो भी अन्य माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं, उनके हेड्स के साथ में मीटिंग भी की थी। तो हम लोग बहुत आशा कर रहे थे कि इसके बाद लगता है कि अब बदलाव आएगा स्थिति में, लेकिन जो स्थल पर देख रहे हैं वो तो भिन्न ही चित्र है। फिर से एक अटैक हो गया। अभी और भी मेरे पास में कई वीडियोज़ आए हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ लोग बहुत ही खतरनाक बोल रहे हैं। इस्कॉन के भक्तों के लिए कहा जा रहा है कि अगर इस्कॉन को बैन नहीं किया जाएगा तो हम लोग इतने दिन का मोहलत देते हैं, और अगर सरकार इस्कॉन को नहीं बैन करेगी तो हम लोग खुद इस्कॉन के लोगों की हत्या करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर इस तरह के जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, वहाँ के सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को इस तरह से भड़काया जा रहा है। और उसके फलस्वरूप ही हम देख सकते हैं कि अभी भी जो अटैक्स है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार देखा जा रहा है इन घटनाओं को लेकर आप लोगों की तरफ से आ रहा है कि घटना दुखद है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक होगा, वहाँ की सरकार ठीक करेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार ही वहाँ की है जो इन सब में कहीं न कहीं संलिप्त है। इस्कॉन जैसी एक इतनी बड़ी संस्था के खिलाफ इस तरह से एक देश में हो रहा है, और बाकी देश कुछ भी नहीं बोल रहे। कुछ आप लोगों को इस तरह का फील नहीं, अपील नहीं है? नेचुरली बहुत असहाय हम लोग फील कर रहे हैं। इसीलिए इस संडे को हमने पूरे विश्व में 1 दिसंबर को प्रार्थना सभा रखी थी, और अभी भी वो जारी है। भक्त लोग, हम लोग वहाँ के माइनॉरिटीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यही उम्मीद है कि जिस तरह से भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, और जब तक जो भी अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ एरिया में, तो उनके दोषियों को जब तक दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक मेरे ख्याल से ये नहीं रुकेगा। इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ की जो है वो हमारे जो वहाँ के जो इस्कॉन के जो हेड हैं, उन्होंने वो लोग भी उनसे मिले थे, और उन्होंने ये बताया था कि अगर जब भी आपके मंदिर में पता चले कि कोई अटैक होने वाला है तो हमें बताएंगे, तो हम लोग उसकी रक्षा करेंगे। तो ऐसे हुआ भी कि उन्होंने हमारे कुछ मंदिरों में सुरक्षा दी है, और 2-3 बार जब अटैक की इस तरह खबर आई और जब हमारे के भक्तों ने वहाँ पर बताया उनको, तो सेना भेजकर उसको रुकवाया भी गया है। लेकिन फिर हम देखिए फिर आज एक अटैक हो गया। तो यही है कि ये जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं जो लोग, और जो लोग अटैक कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ जब तक सरकार कदम नहीं उठाती है, तो हमें नहीं लगता कि इस तरह का ये स्थिति नॉर्मल होने जा रही है। हमारे विदेश सचिव जो है वो संभवतः सामने वाले हफ्ते में बांग्लादेश जाने वाले हैं। इससे कोई उम्मीद है आप लोगों को? हम लोग तो सबसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, और हम आशा करते हैं कि उनका जो विजिट होगा वो फलदायी होगा। और कि 8 तारीख से फिर से वो दिल्ली मार्च शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अन्नदाता हमारे दिल में है। कल ही मेरे एक सवाल के जवाब में माननीय कृषि मंत्री ने कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कही। सुन करके उन बातों को और फिर जब ये कार्य देखता हूं तो बहुत विरोधाभास नजर आता है। कभी कील, कभी टीयर गैस, कभी लाठी। ये डिजर्व नहीं करते। व्हाट स्टॉप्स यू? संवाद नहीं होने देंगे? क्या बनाना चाहते हैं देश को? मतलब शर्म आनी चाहिए कि आपके अन्नदाता आपके द्वार खड़े हैं, आपको तो बल्कि रेड कारपेट बिछा करके उनको बुलाना चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए, उनकी मांगों को मानना चाहिए। सर कल पार्लियामेंट आप नारा दे रहे हैं कि अब नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे। देखिए, दिल्ली की जनता ठान चुकी है। अब दिल्ली की गली गली से आवाज आ रहा है कि पानी की ऐसी गंदगी और उस गंदे पानी से कैंसर अब नहीं सहेंगे।
इतना पोल्यूशन अब नहीं सहेंगे, जमुना जी की गंदगी अब नहीं सहेंगे, बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों का पेंशन रोक दिया जाना अब नहीं सहेंगे, गरीबों का राशन कार्ड ना बनना अब नहीं सहेंगे, मुख्यमंत्री के द्वारा भ्रष्टाचार अब नहीं सहेंगे, मुख्यमंत्री सोने के कमोड पे बैठ करके टॉयलेट जाए और दिल्ली की जनता को टॉयलेट में दरवाजा भी न मिले, अब नहीं सहेंगे। तो अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये दिल्ली की जनता ने आवाज दिया है और ये निश्चित रूप से सफल होगा। भारतीय जनता पार्टी 5 साल के अंदर दिल्ली को उसका हर हक दिलाएगी, ये हमारा वादा है। डेलीगेशन भी आपसे मिलने आया है, क्या बातें हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, पहले तो किसी प्रकार का लोकतंत्र में लाठीचार्ज वगैरह दुखद है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार है नीतीश जी की, इस सरकार का एक कैरेक्टर रहा है, कोई भी आता है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने, तो सरकार लाठीचार्ज को सबसे आसान जरिया मानती है। तो लाठीचार्ज की तो एकदम बिल्कुल निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए, और अगर किसी ने किया है, कोई अधिकारी दोषी है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बच्चे को मुझे बताया गया है कि चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में है। हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो वहाँ मदद हो सकती है, शायद उनका पैर टूट गया है। जहाँ तक विषय की बात है, तो जो पूरा हल्ला हंगामा हुआ वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ है, और मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार का दोष इतना ही है कि उन्होंने समय रहते लिखित में उसको क्लियर नहीं किया। क्योंकि कल तो सरकार ने अब जब हंगामा होने के बाद बता रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एग्जाम एक ही पेपर से होगा या कोई इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है, तो मामला वो खत्म है। तो ये दिखाता है कि सरकार की लापरवाही की वजह से ये सारी परेशानी हुई, क्योंकि सरकार को वो करना ही नहीं था। सरकार अभी क्लैरिफाई कर चुकी है कि हमें नॉर्मलाइज नहीं करना था, नहीं करना है, एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, तो एज सच कोई मामला नहीं है। लेकिन कल जो बात हुई वो सरकार की जो कार्यशैली है, किसी बात को समय रहते क्लियर न करना, कोई आ गया डिमांड करने तो उस पर लाठीचार्ज करना या उसको उससे बातचीत न करना, तो दुखद है, नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 मांगे हैं अभ्यर्थी की, एक मांग तो थी सर्वर को वापस से आप रीओपन। नहीं, देखिए, वो सर्वर की मांग नहीं है, अभ्यर्थियों की, कुछ अभ्यर्थियों की शायद, जहाँ मुझे मेरी जो समझ बनी है कि वो ये चाहते हैं कि फॉर्म भरने के लिए डेट को और एक्सटेंड किया जाए। सरकार का ऐसा कहना है कि पहले ही एक बार डेट एक्सटेंड किया जा चुका है 20-22 दिनों के लिए, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोगों को चूंकि एक बार अवसर दे दिया गया है, तो फिर से अब उसका डेट एक्सटेंड करना नहीं करना वो सरकार का निर्णय है। कि सरकार करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से सरकार नहीं करना चाह रही है, क्योंकि लॉजिस्टिकली कई चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विद्यार्थियों पर या समाज के किसी वर्ग के बात पर, प्रोटेस्ट पर, उनके लोकतांत्रिक अधिकार पर लाठीचार्ज कराना वो एक तरह से गलत है। और ये हुआ इसलिए कि सरकार ने समय रहते हुए अपनी स्थिति को उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। अगर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया होता तो बच्चे यहाँ जमा नहीं होते, ये लाठीचार्ज जैसी कोई गलत काम हुआ नहीं होता।